Okay. Topic is alkanes. The hydrocarbons we are starting, especially alkanes. आज हम alkanes से करेंगे इसका. मेरी बात मत कीजिए अभी ध्यान. Alkanes. वो डिफाइन करेगा alkanes क्या होता है. किन्हें कहते हैं alkanes. थोड़ा बहुत आइडिया ऐसे मीथेन इथेन प्रोपेन ये alkanes होती हैं. किन्हें कहते हैं alkanes. Alkanes are the hydrocarbons having general formula. यहाँ पे ध्यान दीजिए जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 दिखेगा नहीं प्लीज. आपके पास कोई भी हाइड्रोकार्बन है और वो इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है. यहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे कुछ भी हो सकती है. अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन इसको फॉलो कर रहा है ना, इसका पालन कर रहा है, तो वो कौन है. वो एल्केन है. कौन है वो. एल्केन है. एल्केन की पहचान ऐसे होगी. जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने n की वैल्यू 1 रखी, तो क्या आएगा सॉल्व करने के बाद. CH4. CH4 एक एल्केन है जिसे मीथेन कहते हैं. आपने n की वैल्यू 2 रखी, तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा. C2H6 उसे इथेन कहते हैं. 3 रखने से क्या आएगा. C3H8 उसे प्रोपेन कहते हैं. तो ये एल्केन की पहचान है. एल्केन इस वाले फॉर्मूले को फॉलो करती है, इसका पालन करती है. इसका मतलब ये हो, जो उसको फॉलो कर ले सीधी सी बात, वो एल्केन से. बात खत्म हो गई. ठीक है. अभी कोई लिखने वाली बात नहीं, जनरल सी बात. जैसे किसी ने एक सवाल पूछा आपसे, देखो जरा ध्यान रखिए, छोटा क्वेश्चन ऐसे नॉलेज के लिए. मेरे पास एक हाइड्रोकार्बन है C7H14. बताओ क्या ये एल्केन. क्या ये एल्केन है. सही कह रहे नहीं. क्यों नहीं है. ये इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं कर रही. देखो चेक कर लेते हैं. अगर हम एन की वैल्यू यहाँ 7 रखते तो ये सॉल्व करने से कितना था. 16 आता. 2 7 जा 14 +2 16 आता. 16 आना चाहिए वहां पर, और यहाँ तो 14 आ रहा है. इसका मतलब ये एल्केन नहीं है. समझ गए आप. ऐसे कोई बड़ा सा क्वेश्चन बना दे. मान लो किसी ने आपसे ऐसे कह दिया कि भाई हमारे पास ना एक हाइड्रोकार्बन था, वो इस तरह से था. मान लीजिए किसी ने एक आपको हाइड्रोकार्बन ये दे दिया C500H1002. C500H1002. क्या ये एल्केन है. सही कह रहे हैं एल्केन है. शाबाश. कैसे पता लगा. एन की वैल्यू यहाँ 500 रख के देखो. ये सॉल्व करने से कितना आएगा. 1002 ही आएगा. ये पक्की बात है एल्केन. तो खैर ये एल्केन होती है, बड़ी कॉमन सी बात है, तो मुश्किल काम नहीं. ठीक है, क्लियर हो गया. कोई बड़ी बात नहीं है. लिखना लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को. इसे कहते हैं जनरल फॉर्मूला. क्या कहते हैं इसको. जनरल फॉर्मूला. हिंदी में क्या कहते हैं. सामान्य सूत्र. हिंदी में कहते हैं सामान्य सूत्र. ऐसे ना हर फैमिली का एक जनरल फॉर्मूला होता है. हर फैमिली. ठीक है. उससे हम पहचान कर लेते हैं वो कौन है. तो खैर कहने का मतलब है ये एल्केन है, ये कंफर्म हो गया. ठीक है. ये एल्केन है, ये कंफर्म हो गया. इसमें कोई दो राय नहीं. अगले स्टेप पे आप इसको हटा देंगे. अब देखिए अगर आप जानते हो, अगर हम बात करें आइसोमेरिज्म, हिंदी में कहते हैं समावयवता है. अब बात करते हैं आइसोमेरिज्म. अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आइसोमेरिज्म पढ़ना बहुत जरूरी होता है. पता है किसी को एल्केन्स में कौन कौन सी आइसोमेरिज्म होती है. देखो हम ना ऑर्गेनिक को रिवाइज कर रहे हैं, तो ये बातें पहले से पढ़ी हो अच्छे से अच्छा रहता है. यार ध्यान दीजिए सब लोग. नोट्स में देखिए. बताओ एल्केन्स में कौन कौन सी आइसोमेरिज्म होती है, कोई जानता है आपने. तो ये बात पहले से पढ़ी होनी चाहिए थी. एल्केन के अंदर पोजीशन आइसोमेरिज्म होती है. पोजीशन क्या कहते हैं हिंदी में. स्थिति समावयवता. ना देखते रहिए बच्चे, बाद में लिख लीजिएगा. एल्केन्स में चेन आइसोमेरिज्म होती है. श्रृंखला समावयवता. चेन होती है, पोजीशन होती है. फंक्शनल बिल्कुल नहीं होती. मेटामेरिज्म बिल्कुल नहीं होती. टोटोमेरिज्म बिल्कुल नहीं होती. देखो ये बातें आपको पता हो पहले से. ये सारी समावयवता आपने पढ़ी है. श्रृंखला समावयवता, स्थिति समावयवता, मध्यावयवता, चलावयवता, क्रियात्मक समावयवता. जो मैंने बात की तीन बोली, इनमें बिल्कुल नहीं होती. इनमें सिर्फ क्या होती है. श्रृंखला या फिर स्थिति. दो समावयवता होती है. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. एल्केन्स के अंदर कभी भी मध्यावयवता नहीं हो सकती. क्यों नहीं हो सकती. अब सारा रीजन है. किसी को पता है मध्यावयवता जिसको बोलते हैं मेटामेरिज्म, उसके होने के लिए क्या जरूरी है. कहाँ होती है मेटामेरिज्म या मध्यावयवता, इसको हिंदी में कहते हैं, कहाँ होती है. कौन से कंपाउंड दिखाते हैं मध्यावयवता.
देखिए इसके पीछे रीजन है, ऐसे ही हवा में बात नहीं है। अगर किसी कंपाउंड के पास ऐसा क्रियात्मक समूह होगा जिसकी दो वैलेंसी होगी, जिसकी दो वैलेंसी, दो संयोजकता होगी, उसमें होती है मध्यावता। जैसे कि जानते हो आप, ईथर, 2 डिग्री अमाइन, थायो ईथर, एस्टर, इनमें होती है मध्यावता। एल्केन्स में कभी नहीं होती। एल्केन्स में दो ही आइसोमरिज्म होती है, एक का नाम चेन, एक का नाम पोजीशन। जैसे मान लीजिए, मेरा ध्यान दीजिएगा, मुझे किसी ने दो एल्केन दी, ध्यान देना सब ने। ये दो एल्केन्स हैं, दोनों आइसोमर्स हैं, ये दोनों आइसोमर्स हैं, ये दोनों समावयवी हैं। बताओ कौन से आइसोमर्स हैं? बताओ इनमें कौन सी आइसोमरिज्म हो रही है? चेन हो रही है, चेन ही हो रही है बस। बताओ वहां चेन कितने कार्बन की, और वहां कितने कार्बन की? 3। चेन की लेंथ में अंतर है, श्रृंखला की लंबाइयों में अंतर। अगर चेन की लेंथ में अंतर है तो पक्की बात है यहाँ पे क्या हो रही है? चेन आइसोमरिज्म हो रही है। देखो ये प्रूफ है आपके सामने। एल्केन्स में चेन आइसोमरिज्म होती है। एक होती है पोजीशन। देखो पोजीशन आइसोमरिज्म कैसे होती है। मुझे किसी ने दो एल्केन्स दिए, अब इनको ध्यान से देखो आप, देखो इनको ध्यान से देखो, ये दोनों भी आइसोमर्स है। अब दोनों को ध्यान से देखो, बताओ वहां पे चेन कितने कार्बन की? 5। यहाँ पे चेन कितने कार्बन की? यहाँ भी 5 है। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जो इसमें ये वाला कार्बन आ रहा है, ये मिथाइल है, मिथाइल, इसको आप मिथिल कह देते हैं। किस नंबर पे आ रहा है? 2 नंबर पे। और वहां किस नंबर पे आ रहा है? तीसरे पे आ रहा है। दोनों की स्थिति अलग अलग है, दोनों की पोजिशन अलग अलग है। तो केमिस्ट्री ने क्या बोलती है? पोजिशन आइसोमर्स। इन्हें कहते हैं पोजिशन आइसोमर्स, इन्हें क्या कहते हैं? चेन आइसोमर्स। समझ रहे हैं आप? श्रृंखला समावि और स्थिति समावि। श्रृंखला समावता और स्थिति समावता, ये दो समावता होती है एल्केन्स के अंदर। एल्केन्स में कभी भी ना फंक्शनल होती, ना मेटामेरिज्म होती है, ना टोटोमेरिज्म। के रीजंस है, उनके होने के लिए अपनी अपनी कुछ शर्तें हैं, वो एल्केन्स पूरी नहीं करती। इसलिए एल्केन्स के अंदर ये बाकी 3 आइसोमरिज्म कभी हो ही नहीं सकते। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बनता है आपके नीट के लिए, एग्जाम आ रहा है बिल्कुल, ये प्रॉब्लम मिलेगी। इस बात को लिखो, एक इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं। एल्केन्स शो, एल्केन्स शो पोजिशन एंड चेन आइसोमरिज्म। एल्केन्स शो पोजिशन एंड चेन आइसोमरिज्म। एल्केन्स में पोजीशन एंड चेन आइसोमरिज्म होती है, जिसको हिंदी में हम क्या कहेंगे? स्थिति समावयता एंड श्रृंखला समावयता, ऐसे कह सकते। इस बात को स्पेशली लिखो। दे नेवर शो, दे नेवर शो, दे नेवर शो, दे नेवर शो फंक्शनल, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, they never show functional isomerism, metamerism, metamerism and tautomerism. They never show functional isomerism, metamerism and tautomerism. ये कभी इन तीनों में नहीं हो सकते, ये तीनों इनमें कभी नहीं मिलेंगे। इस सेंटेंस को याद रखें, ये काम आएगा कॉम्पिटिशन में। आप प्रॉपर इनकी डिटेल है, बहुत डेप्थ है, रीजंस होते हैं क्यों नहीं हो सकते, यही क्यों होते हैं। आई बात कुछ समझ? तो एल्केन्स के अंदर ये वाली नोट कर लो, ये लिख लो फटाफट। वो चेन का एग्जांपल है, वो पोजीशन का एग्जांपल है। कंफ्यूजन तो नहीं? तो एल्केन्स में कौन कौन सी आइसोमरिज्म होती है, ये भी आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और कौन सी आइसोमरिज्म नहीं होती, ये भी क्लियर हो। अगर समझ? देखो छोटा सा एक क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो हो सकता है आपको इस बार मिल जाए, आपके ना कॉम्पिटिशन में आपको मिल जाए। चलो एक क्वेश्चन लिखो सब लोग। देखिए, हाउ मेनी
हाउ मेनी structural isomers are possible, नोट करिए, how many structural isomers are possible from the molecular formula C5H12, from the molecular formula C5H12, इस फॉर्मूले से कितने आइसोमर्स बन सकते हैं? देखो चलो मैं करके दिखाऊंगा, थोड़ा टाइम बचेगा, आगे बढ़ भी देंगे फिर हम। अब हमारा सवाल ये है कि इस अणु सूत्र से कितने समावेशी संभव है। चलिए ध्यान दीजिएगा, आप बताओगे इसको देखने से क्या पता लगा? ये फॉर्मूला किसका है? एल्केन का। सुनिए ध्यान से, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको देख के साफ पता लग रहा है कि वो एल्केन के आइसोमर्स बनवा रहे हैं। और अभी एक सेंटेंस आपको लिखवाया गया, एल्केन्स में कौन कौन सी आइसोमर्स होती है? पोजीशन एंड चेन, पोजीशन एंड चेन। देखो आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, पहले 5 कार्बन की चेन बना लें, हाइड्रोजन मत लिखे, उनको लिखे टाइम खराब होगा। पहले 5 कार्बन की चेन बना ली। अब इस चेन में बदलाव लेकर आए, कैसे? इस चेन को छोटा कर दें, इसको 4 कार्बन की बना दें और 1 कार्बन को यहां लगा दें। समझ रहे हैं? लिखना लिखने में बिजी है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको और छोटा कर दीजिए, इसको और छोटा कर दीजिए, इसको 3 कार्बन की कर दीजिए। अब 2 कार्बन बचेंगे, उनको ऐसे लगा दीजिए, साइड चेन जिसे कहते हैं। समझ पा रहे हैं आप? और इसके अलावा कुछ बन नहीं पाए, और मैं कुछ नहीं कर सकता इसके नुकसान। पहले मैंने 5 कार्बन की चेन ली, चेन को छोटा, देखो चेन बड़ी तो हो नहीं सकती, वे 5 कार्बन अधिकतम कार्बन है, मैक्सिमम। 5 से लंबी चेन नहीं बना सकते, समझ पा रहे हो आप? लेकिन चेन को छोटा तो कर सकते हैं। 5 के हमने 4 कर दी, 1 कार्बन को हमने एडजस्ट कर लिया एज साइड चेन, जिसे कहते हैं पार्श्व श्रृंखला, हमने यहां लगा दिया। या हम उठा के यहां लगा लेते तो बात तो एक ही होती, इसे हमने एक ही काम किया, तो 2 बार नहीं लिखा उसको। अगली बार हमने 3 कार्बन की चेन बनाई, 2 कार्बन बच गए, उनको बीच में एडजस्ट कर दिया। आपको भी ध्यान से देखे, ये 5 कार्बन की चेन है, ये 4 कार्बन की चेन है, और ये 3 कार्बन की चेन। ये तीनों ही स्टेम क्या है? ये तीनों ही स्टेम क्या है? चेन आइसोमर्स। ये तीनों स्टेम क्या है? श्रृंखला समावयवी है, चेन आइसोमर्स। वो जानते हैं इसका आईयूपीएसी नेम क्या है? क्या कहते हैं इसका आईयूपीएसी नाम बताओ बच्चे, इसका आईयूपीएसी नेम बताओ। पेंटेन, पेंटेन इसका नाम बताओ। हाँ बोलो बोलो। 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसका नाम बताओ। 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। समझ रहे हैं आप? ये तीनों स्टेम क्या है? ये तीनों स्टेम क्या है? चेन आइसोमर्स, चेन की अंतर है। अच्छा बताओ, इनमें से पोजीशन आइसोमर्स कौन है? क्या इनमें से कोई पोजीशन आइसोमर है? कौन है? ये दोनों पोजीशन आइसोमर्स है? नहीं, ये दोनों पोजीशन आइसोमर्स कैसे हो गए? क्यों? चेन की लंबाई में डिफरेंस आ गया ना। जब तक चेन की लंबाई सेम नहीं होगी, पोजीशन आइसोमर सेम बनेंगे। पोजीशन आइसोमर वहां होते हैं जो चेन की लंबाई सेम होती है। बात अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया है, देखो देखो ना, ध्यान देना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ये 2 कंपाउंड है, देखो ध्यान से, ये पोजीशन आइसोमर्स है। क्यों? बताओ क्यों? चेन की लंबाई दोनों में क्या सेम है। वहां मिथाइल की पोजीशन कौन सी है? सेकंड। और यहाँ पोजीशन कौन सी? थर्ड। देखो आपके सामने साफ दिख रहा है, क्लियर कर रहे हो आप? ये दोनों तो पोजीशन आइसोमर्स हैं, जबकि इन तीनों में कोई भी पोजीशन आइसोमर नहीं है, तीनों के तीनों चेन आइसोमर है। आप तो समझ पा रहे हैं? सुनिए यहां से क्लियर करिए, बताइए कोई डाउट लग रहा है आपको? मैंने एक सवाल ये सिंपल से बोला था कि इसके कितने आइसोमर बनेंगे, हमने निकाल लिए 3 बनेंगे। और तीनों किस तरह के आइसोमर्स हैं, सवाल ये है। तीनों तीनों चेन आइसोमर्स है, तीनों में से कोई भी पोजीशन आइसोमर नहीं है। यही क्लियर हुआ? सब बच्चों को आया समझ? आप एक काम कीजिए, इसी को नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए उनके फटाफट। और आप मुझे बिल्कुल इसी तरीके से ना, देखो मैं थोड़ा क्वेश्चन बदल रहा हूं, इसके आइसोमर बना के दिखाइए।
इसी तरह से मुझे आप इसकी आइसोमर बना के दिखाइए। चलिए, पहले वो तीनों बना लें फटाफट। अब मुझे C6H14 के आइसोमर बना के दिखाइए। अब मुझे आप C6H14 के आइसोमर्स बनाकर दिखाइए। पहले उनको तीनों को बना लें फटाफट। चलिए बनाइए C6H14 के आइसोमर्स। C6H14 के आइसोमर्स बनाकर कितने बने? दो बने हैं। और किसने बनाए? चार। आपके हिसाब से पांच बने। चलिए देख लेते हैं। कुछ बच्चे दो कह रहे हैं, कुछ चार कह रहे हैं, कुछ पांच कह रहे हैं। पीछे रिप्लाई आपके हिसाब से कितने बन रहे हैं? बातें नहीं बिल्कुल भी, अपने आप कीजिए। चलिए चेक करते हैं, देखिए बहुत टाइम नहीं वेस्ट करना है, अभी ध्यान दो। देखो देखो देखो, पहले मैंने क्या करा, 6 कार्बन की चेन बना। ये लीजिए, एक तो आइसोमर बन गया। अब क्या करना चाहिए, चेन को छोटा कर। 6 से कैसे बना दोगे? 5। सुनते रहिए, देखिए अब लिखिए नहीं, अब यहाँ पे टेंशन पे करिए। एक कार्बन का क्या करोगे आप? एक कार्बन को यहां लगा, क्या यहीं लगा सकते थे? और कहाँ लगा सकते थे? यहां भी लगा सकते थे, शाबाश। और कहाँ लगा सकते थे? यहाँ लगा सकते थे। अगर यहाँ लगाते तो ये वाला सेम बन जाता। सुनिए ध्यान से, अगर मैं इस कार्बन को उठा के यहाँ ले आऊं तो एक अलग बात है। अगर मैं इसको यहाँ ले गया तो ये इससे एकदम मैच कर जाएगा। नहीं लगा सकते। बता रही है समझ? नहीं लगा सकते बिल्कुल। अभी रुके रुके रुके, हमने 6 से 5 बना दी चेन, 5 कार्बन की। अब 5 कार्बन की चेन को भी छोटा कर दीजिए। कितने की बना दे? 4 कार्बन की। कितने कार्बन बच गए? 2। कहाँ कहाँ लगा सकता हूँ? दोनों कार्बन सेकंड पे लगा दूं, शाबाश। और कहाँ लगा सकता हूँ? एक सेकंड पे और एक third पे। सही बात है। देखिए मैथ्स लगाना पड़ता है ना, सोचना होता है कि बाकी 2 कार्बन की क्या पॉसिबिलिटी है। दोनों को एक ही कार्बन पे लगा दूं, दोनों को अलग अलग पे लगा दूं, पॉसिबल है। इसमें क्या है? अब क्या करें बताओ? 4 कार्बन की चेन को और छोटा कर दो। कितने कार्बन की चेन कर दो? 3 कार्बन की कर दिया। बाकी कितने कार्बन बचे? 3 ही बचे। कहाँ लगाए? 2 सेकंड पे लगाने। और एक कहाँ लगाए? एक कहाँ लगाए? यहाँ लगा दे। अब देखिए जरा ध्यान से देखिए, अगर आपने ऐसा किया, अब इसको ध्यान से देखो, कहीं ये पहले तो नहीं बना हुआ? कहीं ये पहले तो नहीं बना हुआ? कहाँ बना हुआ बताओ? ये वाला सही कह रही है, शाबाश। अगर आप ध्यान से देखेंगी, 1 2 3 4, 2 नंबर पे 2 मिथाइल आए थे, यहाँ भी 2 नंबर पे 2 मिथाइल। तो अब ये संभव नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। सेम हो गया ना? ये दिमाग लगाइए, सेम हो गए। सोचना पड़ेगा आपको। थोड़ा बहुत आपको आईयूपीएसी नेम लिखना आता था, पता लगा लीजिए। आप महसूस करेंगे जो आईयूपीएसी नाम इसका है वही आईयूपीएसी नाम इसका है। सही मैंने दोनों कंपाउंड एक ही तो है, उसको टेढ़ा मेढ़ा करके लिख दिया, इतना सा काम किया। क्लियर कर रहे हो आप और बना के देखेंगे तो रिपीट होंगे, चीजें बार बार वही आती रहेंगी। कितने बने आइसोमर्स? 1 2 3 4 5। 5 है इसका आंसर। ये आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। आपका लक रहा, पता लगा यही क्वेश्चन आपको नीट में, जेई मेंस में ऐसे मिल जाए। महसूस कर रहे हैं ना? देखिए प्रैक्टिस करनी है, घर जाके इन क्वेश्चन को करके देखना होता है, तब पता लगता है, तब आता है कॉन्फिडेंस। अब देखो मैं कैसे क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आप घर से करके लाइएगा। C7H16 के आइसो बना के लाना और C8H18 के बना के लाना। अब इनके आइसोमर बना के इसका आंसर ग्रुप में भेज देना, मैं भी रिप्लाई कर दूंगा ग्रुप में इनके आइसोमर इतने हैं। लेकिन बनाइएगा ईमानदारी से घर जाके। 7 कार्बन की चेन के चेन को छोटा किया और छोटा किया और छोटा किया,
ऐसे करते करते रिजल्ट तक पहुंचेंगे। आ रही है बात समझ? देखो एक सवाल आपसे और पूछे, बना लीजिए पहले जल्दी से, पांचों बनाओ आइसोमर्स फटाफट, और उन दोनों को घर से ट्राई कीजिए। गुरु भाई मेरे को इसका आंसर भेज देना, मैं भी आपको आंसर रिप्लाई करूंगा, देखते हैं हमारे आंसर्स मैच करते हैं नहीं। अगर ध्यान दीजिए, देखिए देखो बच्चों, एक सवाल है बहुत बढ़िया। इस टाइम ये दोनों कंपाउंड आइसोमर्स है। ध्यान से देखो इनको, कैसे आइसोमर्स है, जिनमें मैंने स्टार लगाया है, कैसे आइसोमर्स है, जल्दी बोलिए। चेन आइसोमर्स है, शाबाश। रुक जाइए, ये दोनों कैसे आइसोमर्स है, देखिए इन दोनों को, ये कैसे आइसोमर्स है, पोजीशन है, शाबाश। क्यों? मिथाइल की पोजीशन बदली। क्लियर कर रहे हो आप? ऐसे पता लगा लेते हैं कौन कैसे आइसोमर्स है। और ये तय है कि एल्केन्स में सिर्फ कौन सी आइसोमर्स होगी, चेन एंड पोजीशन। ये क्वेश्चन भी नीट में आपको ऐसे मिल सकता है, पूरी पूरी उम्मीद। कौन कौन सी आइसोमर्स होगी, कौन सी नहीं होगी, आइसोमर बना के दिखाइए। इस तरह के सवाल बहुत सारे आते हैं। चलिए हमने एल्केन्स के आइसोमरिज्म की बात की, अगर हेडिंग नोट कीजिए। अब टॉपिक है प्रिपरेशंस, हम बोलते हैं बनाने की विधियां। अब एल्केन्स को बनाते कैसे? अब देखिए बनाने के बहुत सारे मेथड्स हैं। अब शुरू होती है केमिकल रिएक्शंस। अब देखो उनको समझना होता है, उनके रीजंस बनाने पड़ते हैं। अब शुरुआत हो रही है टॉपिक की, प्रिपरेशंस, हिंदी में कहते हैं बनाने की विधियां। और इसका पहला मेथड है फ्रॉम RMGX। किससे बनाएंगे? RMGX से। ये हमारा पहला मेथड रहेगा, हम इसको बनाएंगे RMGX से। चलिए आप बताओ RMGX को क्या कहते हैं? हाँ शाबाश, इसका नाम क्या है? गिगनार्ड रिएजेंट। अरे पढ़ा होगा कभी 11 12 में, गिगनार्ड अभिकर्मक। बच्चों यहाँ पर ना देखते रहिए, लिखे वादे मैंने ना सुना करें, कंपटीशन वाला मैक्सिमम सुनना है, सबको बात पता होनी चाहिए। इसका नाम है गिगनार्ड रिएजेंट, गिगनार्ड अभिकर्मक। अच्छा क्या स्पेशलिटी है इसकी बताइए, क्या खास बात है इसमें, कुछ पता है आपको? किसी ने पूछा गिगनार्ड रिएजेंट केमिस्ट्री में क्या करता है, कुछ काम है इसका, या ऐसी कुछ भी है, कोई बात तो इसमें होगी ना। मान लो किसी ने पूछा भाई सहारनपुर किसके लिए फेमस है, हम कहते हैं वुड कार्विंग के लिए फेमस है। एग्जैक्टली, ये RMGX किस काम के लिए फेमस है? ये जो गिगनार्ड रिएजेंट है, इसकी कुछ विशेषता पता है किसी को, कुछ स्पेशलिटी पता है? नहीं नहीं, ये कोई बात नहीं है ना। इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो इसको जो इसको स्पेशल बना देती है। जिसने इसको डिस्कवर तक किया है, इसको नोबेल प्राइज मिला है, ऐसे नहीं मिल गया, कुछ खास बात होगी इसके लिए। जैसे सहारनपुर किसी काम के लिए फेमस है, या मुजफ्फरनगर किसी काम के लिए फेमस है, मेरठ किसी काम के लिए फेमस है, तो हर एक जगह अपने आप में इंपॉर्टेंट है, हर एक का कुछ काम है। कानपुर किसी काम के लिए फेमस है, ऐसी ये भी इंपॉर्टेंट, इसमें कुछ स्पेशल बात है। देखो मैं आपको सिखाता हूँ, यहाँ पे ध्यान दो, देखो यही केमिस्ट्री होती है, यही सीखना होता है। आर कोना में एक काम करते हैं, अपनी कन्वीनियंस के लिए मिथाइल मान, मिथाइल, इस एक्स को मान लेते हैं ब्रोमीन, जबकि एक्स यहाँ पे हेलोजन है, कोई भी हेलोजन हो सकती है। मैंने वहां पे ब्रोमीन मान ली और वहां मिथाइल ले ली। अब क्या होता है देखो, आप ध्यान से ना इस वाले बॉन्ड को देखो, इस वाले बॉन्ड में एक खास बात है तो एक कोवलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंध, इलेक्ट्रॉन के साझे से बना है। पता है इस बॉन्ड की सबसे खास बात क्या है? जो यहाँ पे शेयर्ड पेयर है ना, साझे वाला युग्म। अच्छा पहले एक बात का मेरे को आंसर दो, जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, क्या ये सेंटर में रहेगा? क्या ये सेंटर में रहेगा? चलिए कोई बात नहीं, तो आप आराम से बैठिए, आपने यस कह दिया, कोई बात। बाकी लोग बताएं, क्या ये पेयर सेंटर में रहेगा? मैं कोई ऐसी इम्पॉसिबल चीज नहीं पूछ रहा हूँ। देखो यहाँ पे हमारी वीकनेस है, हमें छोड़े बेसिक्स केमिकल बॉन्डिंग वगैरह अच्छे से आने चाहिए। हम सब ना मेहनत से बढ़िए, बुक्स लीजिए, काम करिए, डेली आइए, तब सिलेक्शन होता है। एक दिन में जाके ऐसे क्या हो रहा है? सही है, बहुत डेडिकेशन की ना, एक समर्पण की बहुत बड़ी कमी है। हम बलिदान नहीं कर रहे, सेक्रीफाइस नहीं कर रहे, बिना सेक्रीफाइस करे कुछ मिलेगा ही नहीं। डॉक्टर बनना कोई मजाक थोड़ी ना कि बस आपने फॉर्म भर दिया, आपने क्लास अटेंड कर लिया, अब चले गए। मेहनत करनी पड़ती है।
मैंने एक सिंपल सवाल पूछा, क्या ये पेयर सेंटर में रहेगा? इसका आंसर नो है। ये पेयर सेंटर में रह ही नहीं सकता। क्यों नहीं रह सकता? दोनों एलिमेंट अलग अलग है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर है। इतनी छोटी सी बात हम सोच क्यों नहीं पा रहे हैं? ये पेयर सेंटर में कहाँ रह जाएगा? दो भाई हैं एक घर में, एक भाई ताकतवर है, एक भाई कमजोर है, तो प्रॉपर्टी में बराबर बराबर हिस्सा हो जाएगा। एक भाई ताकतवर है बहुत और एक भाई बेचारा कमजोर सा, एक भाई तो गुंडा है बहुत बड़ा, तो क्या वो प्रॉपर्टी का बराबर हिस्सा कर लेगा? और बड़ी काम की प्रॉपर्टी है, दुकानें हैं बहुत सारी, वो क्या करेगा? सारा हड़प लेगा, बोलेगा वो ताकतवर है ना, वो बोल भी नहीं सकता उसके सामने, वो कुछ ऐसा एडजस्टमेंट कर लेगा अपने परिवार में, अपनी फैमिली में सारा शेयर खुद लेने की कोशिश करेगा। थोड़ा बहुत दे देगा, छोटे भाई को ले ले, लेकिन बराबर का नहीं हिस्सा करने। बराबर का हिस्सा कहाँ होता है? जब दोनों बराबर ताकत की होते हैं। ये नेचर है, रूल की बात है ना, सीधी सी बात। यहाँ पे इस पेयर को ना कार्बन अपनी तरफ खींचेगा। क्यों? कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता एक गुण होता है। देखो, हमें 11वीं क्लास की बातें नहीं पता। गुण होता है पेड़ को खींचने का, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विद्युत ऋणात्मकता। हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैग्नीशियम से ज्यादा है। कार्बन गारंटी से पैर खींचेगा, मैग्नीशियम रोक ही नहीं पाएगा उसको। इससे कार्बन के ऊपर क्या आया? नेगेटिव चार्ज। और मैग्नीशियम पे क्या आ गया? ये बात है RMGX की, जो ये बात है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पता है इससे क्या हुआ? जब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, आपने कहीं पढ़ा है ऑर्गेनिक के अंदर? कार्बन को ना चार्ज से हेट होती है, हेट। कार्बन को टेंशन हो जाती है चार्ज के आने से। इस वजह से जो RMGX में ये वाला पार्ट है, एक गुड बेस एज वेल एज क्या है? गुड न्यूक्लियोफाइल। ये अच्छा बेस भी है और अच्छा क्या है? न्यूक्लियोफाइल। देखिए यही बात कैच कर रही है ना, देखो आपको आपको दिक्कत आ रही है। ऑर्गेनिक के बेसिक्स भी क्या? देखिए सुनिए, कार्बन ने पेड़ खींचा, अब कार्बन को चार्ज आ गया, तो कार्बन की नेचर क्या रहेगी? इस चार्ज को मैं किसी को दूं, मैं नहीं रखता चार्ज अपने बस। कार्बन को टेंशन हो रही है, कार्बन कह रहा मैं क्यों रखूं चार्ज, उससे कोई चार्ज ले ले बस। ये कार्बन की नेचर है। अच्छा मान लो, एक मिनट सुनो ध्यान से, अभी यहां से कॉलोनी से बाहर निकले आप, आपको एक बैग मिला, उसके ना 20 करोड़ रुपए थे, आपने बैग उठा लिया, बताओ अब क्या होगा? आपको डर लगेगा, घबराहट हो जाएगी, यार कहां से आ गए पैसे। सुन के लगता है बड़ा मजा, यार 20 करोड़ रुपए तो आराम से घर जाऊंगा, गलत। आप घबरा जाएंगे, पैसे कहां से आ गए, टेंशन हो जाएगी आपको। सोच के देखो, अभी आप इतने सारे पैसे, इतना बड़ा बैग कहां से आ गए, कोई देख ना ले मुझे, कोई ये ना कर ले, कोई वो ना करे, आपको टेंशन होगी, आप घर फोन करोगे जल्दी से मेरे साथ आओ। ये नेचर है। और आप बोलोगे बस मेरे से कोई पैसे ले ले, बस मैं तो रिलैक्स होना चाहता हूँ। क्योंकि आप महसूस कर रहे हैं, जब आपके पास पैसे आएंगे तो लोग आपके दुश्मन भी तो बन जाएंगे ना। इसको दिख गया, वो तो रास्ते ही मारने की कोशिश करेगा आपको, बस पैसे ले लो, छीन लो उससे। तो खैर, ये तो मैंने अलग स्टोरी बना दी। सीधी सी बात है, कार्बन के ऊपर चार्ज आ गई, और कार्बन को चार्ज से हेट है, हेट। कार्बन चार्ज पसंद नहीं करता, कार्बन चाहता है मेरे से कोई चार्ज ले। तभी तो वो कौन है बहुत अच्छा? न्यूक्लियोफाइल, नापके स्नेही। किसे कहते हैं नापके स्नेही? जो लोग को अपने इलेक्ट्रॉन देता है। देखा, यहां है हम कमजोर, कहने को हमने सिलेबस पूरा कर लिया, लेकिन हम फंडामेंटली वीक, कमजोर हैं, पता ही नहीं हमें। इस टाइम कार्बन की हालत बहुत खराब है। यही यही इसकी हाई रिएक्टिविटी का रीजन है। यही RMGX को स्पेशल बनाता है, कार्बन के ऊपर चार्ज। तो मुझसे ऐसी कह देना कि RMGX में कैसी क्या खास बात है, भाई कार्बन के ऊपर चार्ज है। आपने चीज महसूस करी, सहारनपुर वुड कार्विंग के लिए फेमस है। क्यों है? अच्छा बताओ, इतना वुडन का काम यहाँ क्यों होता है? सोच के देखो कभी। लकड़ी का इतना सारा बिजनेस इन सहारनपुर ही होता है, ऐसा क्यों? और कहीं आसपास नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्या है, बहुत सारी मॉस्क है, मदरसे हैं। आपको पता है सहारनपुर पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस है, आपको पता हो शायद, हमें नहीं मालूम, तो ये रहते हैं सहारनपुर क्या है, कुछ भी नहीं। सहारनपुर पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस है, देवबंद का नाम है पूरे वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि बहुत बड़ी वहां पे यूनिवर्सिटी है।
जिसको जिसको एजुकेशन लेनी है इस्लाम वगैरह में, वहां से बाहर से लोग आते हैं। अब आप सोचो, जब जब ये जब इतना यहाँ पे काम हो रहा है, इस तरह का एजुकेशन वाला काम हो रहा है, तो लकड़ी वाला काम तो होगा ही होगा। जैसे वो रखते हैं नहीं, कुरान वगैरह बुक्स को रखते हैं, वो लकड़ी के उसमें रखते हैं, देखा हुआ आपने, ऑटोमेटिक लकड़ी का काम ज्यादा होने लग गया। डिमांड बढ़ेगी ना, हर एक को उसमें रखनी है। मैं नाम नहीं जानता क्या कहते हैं उसको। हाँ, चलो स्टैंड कहते हैं, वट उसका एक प्रॉपर नेम होता है, मैं भूल रहा हूँ। हाँ, तो वो ऑटोमेटिकली काम हो जाएगा। लोग उसको बनाने लग गए, उसके बनते बनते और चीजें शुरू हो गई और सहारनपुर फेमस हो गया। ये काम मुजफ्फरनगर में क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वहां पे ऐसा कोई इतनी बड़े कॉलेज है ही नहीं, इतने सारे मदरसे ही नहीं है, या मेरठ के अंदर भी नहीं हो रहा। तो ये एक लिंक है, उसके पीछे लॉजिक है। ऐसे ही यहाँ लॉजिक है, कार्बन के ऊपर चार्ज है, चार्ज। इसने आरएमजीएक्स को स्पेशल बना दिया, इसने आरएमजीएक्स की रिएक्टिविटी बढ़ा दी। समझ रहे हो आप? महसूस हो रहा है इस बात को, क्लियर कर पा रहे हो? अब देखो, मैं आपको इससे एल्केन बना के दिखाता हूँ। अभी वो लिखेगा नहीं बिल्कुल भी। हम एक काम करते हैं, इसके कांटेक्ट में पानी ले आते हैं, पानी, वाटर। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा? ये जो आर वाला हिस्सा है, ये नेगेटिव है, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्या है, क्या लिखा हुआ है? बेस। एक प्रबल अक्षार भी है। देखो अभी क्या करेगा, बताओ। अच्छा, एक बेस का काम क्या होता है? क्या करता है एक बेस? बेस को डिफाइन करो, अक्षारा काम बताओ। क्या करता है बेस? एच प्लस को छीनता है, किसी के पास जाएगा, उसके एच प्लस को छीन के ले आएगा। और आपको पता है, जो वाटर का ये एच है, ये एक्टिव एच है, एक्टिव। अब देखिए, बहुत सारी चीजें पीछे हैं, एक मिनट। फॉर एग्जाम्पल, यार कोई ऐसे ही बोल देते हैं, एक आदमी गुंडा बदमाश है, हम कहते हैं बदमाश है, गुंडा है। सुन के क्या पता लगता है? गलत काम करता हुआ, लोगों से पैसे छीनता हुआ, लोगों से पैसे हड़प लेता हुआ, है ना? ऐसे ही यहां पे होता है। जब हम बेस कहते हैं, बेस, तो बेस का काम क्या है? औरों में से एच प्लस को निकाल के लाना। और एक बात और है, ये एच निकलना भी चाहता है, क्योंकि ये एच कैसा है? एक्टिव है। इसको एक्टिव किसने बनाया? तो ऑक्सीजन ने। बहुत सारी कमजोरियां, बहुत सारी वीकनेसेस, बहुत पीछे अभी हम। सच बता रहा हूं। वो समीकरण याद कर ली आपने, इक्वेशन रट ली, उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं कहते, रीजंस बनाने पड़ते हैं। और आपको रीजन पढ़ने की जरूरत है, और घर जाके इनके ऊपर क्वेश्चंस करने की जरूरत है, तब जाके देखो सिलेक्शन होता है। अब सुनो, अपने टॉपिक पे आए, यार क्या करेगा? यार पक्की बात, यहां से एच प्लस को छीन लेगा। क्या बन जाएगा खुद? आर एच। क्या बन जाएगा? आर एच। साथ में बनता रहेगा साइड प्रोडक्ट, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो जो साथ में बनेगा ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, छोड़ दो उसको। सबसे मेन चीज है, हमें आर एच मिल गया। ये आर एच क्या है? यही तो हाइड्रोकार्बन है। मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कुछ भी सकता है। आर को बदलते हो बस आप। अगर आपने यहाँ आर मिथाइल लिया तो मिथेन, इथाइल लिया तो इथेन, प्रोपाइल लिया तो प्रोपेन, आइसोब्यूटाइल लिया तो आइसोब्यूटेन, जो चाहेंगे बन जाएगा। इस आर को बदलना आपके हाथ में। और सवाल क्या है, सबसे मेन चीज क्या रही है? एच कैसे है? एक्टिव। आपको एक्टिव एच की पहचान पता है? जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से लगा होगा, वो एक्टिव एच होता है। जैसे ऑक्सीजन से लगा हुआ एच, नाइट्रोजन से लगा हुआ एच, इन्हें एक्टिव एच कहते हैं, एक्टिव एच। एक्टिव, एक्टिव का मतलब क्या है? सक्रिय, जो निकलना चाहता है ना? हमारे बैच में कुछ बच्चे बहुत एक्टिव है, इसका मतलब वो सिलेक्ट होना चाहते हैं, वो चाहते हैं हम सिलेक्शन हो हमारा। तो कुछ एक्टिव ही नहीं है, ऐसे बैठे हैं आराम से, हो जाए देखा जाएगा। तो एक्टिव का मतलब यहाँ पर गया, ये एक्टिव है, खुद निकलना चाहता है। और वो कौन है? बहुत स्ट्रॉन्ग बेस। छोड़ेगा ऐसे उसको, उसके एच को छीन के ले आए, और सबसे मेन चीज है क्या बन जाएगी? एल्किन। अगर को पूछे ये रिएक्शन कैसी रिएक्शन है, पता है क्या है? सही मायने में रिएक्शन किस किस के बीच में हुई है? एक बेस और एसिड के बीच में रिएक्शन हुई। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, ये देखो समझने वाली बात। अक्षार और अम्ल के बीच की अभिक्रिया, उसकी प्रकृति अक्षारी है, उसका आर वाला सेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, अक्षार है। और ये एच कैसा है? एक्टिव, निकाल के लेंगे। एक बात और सुनिए, अभी नोट भी कीजिए, बोलो कुछ आ रहा है समझ? देखिए, ऐसे पढ़ना पड़ेगा, और घर जाके क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, यहीं पे बात खत्म नहीं होती, बस आ गया समझ। मैं घर से आपको क्वेश्चन 10 20 30 क्वेश्चन करके लाओ, कल मुझसे डिस्कस करो, तब आप में इंप्रूवमेंट होगा।
चुपचाप बैठने से नोट्स में लिख लिया ऐसे नहीं होता सिलेक्शन। सिलेक्शन के लिए बहुत मेहनत चाहिए, डेली पढ़ना पड़ेगा रोज। छुट्टी का तो मतलब ही नहीं है। ठीक है, एक संडे में आप रेस्ट कर लें, लेकिन ये नहीं कि आप मर्जी से आ रहे हैं, आप 2 महीने में 3 महीने में को मिलता है, ऐसे नहीं। रोज आना है, रोज। और किताबों में सवाल होते हैं इनके ऊपर, ये बात यहीं पे खत्म नहीं आती, इस पे सवाल है बहुत सारे। अभी मैं एक बात और बता दूं, फिर बताऊंगा एक बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब जैसे मैंने यहाँ वाटर लिया, तो पूछे वाटर क्यों लिया, वाटर के पास क्या है, एक्टिव एच। अब एक्टिव एच सिर्फ वाटर के पास ही नहीं है, एक्टिव एच तो बहुतों के पास है। अल्कोहल के पास भी है। देख लो आप, अल्कोहल का ये एच एक्टिव है, ऑक्सीजन से लगा हुआ है ना। मैंने क्या कहा था कि जो एच ऑक्सीजन से लगा हुआ एक्टिव एच है। एक्टिव एच तो कार्बोक्सिलिक एसिड के पास भी, एक्टिव एच तो फिनॉल के पास भी है, फिनॉल। एक्टिव एच तो अमाइन के पास भी, एक्टिव एच तो 2 डिग्री अमाइन के पास भी। देखो आप, मतलब जहां हमने वाटर लिया ना, हम इनमें से किसी को भी ले सकते हैं। इसके पास भी एक्टिव एच, 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 एटसेट्रा। और भी हो सकते हैं। एक्टिव एच वाला कंपाउंड चाहिए, जैसे एक्टिव एच वाला कंपाउंड दिखाई देगा तो वो बेस छोड़ेगा नहीं इसको, वो इसका H+ को लेके आएगा ये। अब आप नोट करो इसको। बोलो आ रहा है समझ? आगे सब मेहनत करें, बोले क्लास में पहली बात, चुपचाप बैठ के काम नहीं चलेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर एक नहीं, हमारे पास एक्टिव एच की बहुत सारी सोर्स हैं। एक्टिव एच सिर्फ वाटर के पास ही नहीं होता, अल्कोहल के पास, कार्बोक्सिलिक एसिड के पास, फिनॉल के पास, इवन इवन 1 डिग्री अमाइन के पास, 2 डिग्री अमाइन के पास। और जो RMGX का ये R वाला हिस्सा है, ये सबसे मेन हिस्सा है इसका। बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस और गुड न्यूक्लियोफाइल, एक प्रबल अक्षार और एक अच्छा नाभिकीय स्नेही। और कार्बन चाहता है कि मैं अपना चार्ज किसी को दूं, कार्बन चार्ज को पसंद नहीं करता। ठीक है, कार्बन चाहेगा मैं अपना चार्ज किसी को दे दूं। वो आवेश से ना गेट है, गेट। आई बात समझ? देखिए यहाँ पे ना एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, कभी आपने इसे क्लास 12th में किया हो। मैं बोर्ड का एक सवाल पूछूंगा, देखते हैं कौन करके दिखाता है। हटाए इसको, नोट कर लिया सभी? तो ध्यान दीजिएगा, देखिए यार ध्यान दीजिए। देखो इस क्लास 12 का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, देखते हैं किसने अच्छे से 12th में किया था। ये जो RMGX होता है ना, इसको बनाने के लिए ये रिएक्शन यूज होती है, आपने भी कभी की होगी शायद। RX+Mg2 फॉर्म RMGX। ठीक है, ये रिएक्शन कहां से है, हम इस पर डिस्कशन नहीं कर रहे, हमें सुनते रहिए। जब इस रिएक्शन को करते हैं ना, तो यहाँ पे ना ड्राई ईथर होना चाहिए, ड्राई, ड्राई ईथर। क्या कहते हैं हिंदी में? शुष्क ईथर। सही है, ईथर क्या एक सॉल्वेंट है, विलायक। जैसे गर्ल्स नेल पेंट लगाती है, नेल पेंट, नेल पेंट को साफ करने के लिए क्या करते हैं, ईथर ही तो इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं थिनर, वो असली में ईथर होता है। ईथर के अंदर एक गुण है, वो नेल पेंट को घोल लेता है अपने अंदर। आपने नेल पेंट लगाया, आज हल्का सा ऐसे भी कॉटन से साफ करो, वो साफ हो जाएगा, क्योंकि वो घोल लेगा अपने अंदर। ईथर एक बहुत अच्छा विलायक है, विलायक सॉल्वेंट। आप देखो इस रूम में, जैसे ये देखो,
सब फर्नीचर है, पॉलिश हुई है, पॉलिश, ये पॉलिश हो रखी है, दरवाजे में पॉलिश हुई है। तो ये पॉलिश कैसे करते हैं पता है आपको? एक विलायक के अंदर केमिकल मिलाना पड़ता है, और वो विलायक कौन सा होता है? ईथर ही तो होता है। चलिए, अब सवाल ये है कि जो ईथर लिया, ड्राई क्यों लिया? ड्राई, ड्राई का मतलब क्या हुआ? शुष्क का मतलब क्या हुआ? सूखा। अब सूखे का मतलब क्या हुआ? बताओ। पाउडर। ईथर कहां से पाउडर है? ईथर तो लिक्विड है। क्या मतलब हुआ शुष्क का? हाँ, इसमें पानी ना हो। सूखे का मतलब है पानी की एक बूंद नहीं होनी चाहिए, उसको सूखा बोलेंगे। ईथर खुद एक लिक्विड है, द्रव है। नेल पेंट जानते हैं सब लोग, देखा नहीं, रिमूवर लिक्विड होता है, पाउडर नहीं है। लेकिन ड्राई का मतलब है पानी ना हो, पानी की एक बूंद ना हो, बिल्कुल भी। सूखा भी। यहाँ सूखे का मतलब है पानी ना हो। क्यों? अब सवाल है यहाँ पानी क्यों ना हो, बताओ, सोच के बताओ, दिमाग लगाओ, पानी हो गया तो क्या होगा? हैं? कैसे कैसे बताओ? कौन कौन रिएक्शन करने आएगा? शाबाश, तो दोनों को सही कह रहे हैं। अगर जरा सा पानी वहां दिख गया ना, तो ये आर वाला हिस्सा अपने आप को रोक नहीं पाएगा, क्योंकि ये कौन है? बहुत ही प्रबल अक्षार बेस। क्या करेगा? इसके H प्लस को छीन लेगा, और क्या बन जाएगा? आर एच। क्या बन जाएगा? आर एच, हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। आपका RMgX बिल्कुल भी नहीं बनेगा। अगर जरा सा भी पानी दिख गया उसको, वो आरा वाला हिस्सा क्या करेगा? वो पानी से रिएक्शन करने पहुंच जाएगा, और आपका सारा RMgX बर्बाद हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल भी यहां पानी नहीं होना चाहिए, इसलिए कहते हैं ड्राई होना चाहिए। ड्राई, शुष्क किसे कहते हैं? आया समझ नहीं आया? कितना अच्छा सवाल बन गया। क्यों होना चाहिए ड्राई भाई? जरा सा पानी गिर गया तो क्या हो जाएगा? मॉइस्चर गिर गया तो क्या होगा? अगर जरा सा भी मॉइस्चर गिर गया ना, तो आर वाला क्या करेगा? वहां से H प्लस लेके खराब कर देगा उसको। मान लो किसी की शुगर बढ़ी हुई है, शुगर, किसी को शुगर हो गई, शुगर बहुत ज्यादा है। अब डॉक्टर उसकी दवाई चला रही, मेडिसिन चल रही है, डॉक्टर क्या मना करते हैं? भाई शुगर मत खाना वरना मर जाओगे। अब उस आदमी ने, ठीक है, महीना 2 महीना बहुत परहेज किया, और एक दिन दावत में गया और खूब ढंग से मीठा मीठा खा लिया, तो क्या होगा? उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। डॉक्टर कह रहे हैं अब क्या करें हम? मैंने क्यों खाया मीठा? उसकी तबीयत एकदम खराब हो जाएगी, और इतनी खराब शायद मर भी जाए। बोलो ऐसा होता नहीं, सुनने में आता नहीं ऐसी बातें? तो वही चीज तो है, जरा सा भी पानी वहां पे ना हो, वरना ये अपने आप को रोक रही बनेगा। क्या मैं क्या करूं? मैं तो स्ट्रॉन्ग बेस हूं, पानी का एक्टिव है, वो पानी में से H निकालने जाएगा और सारा RMgX बर्बाद हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन होता है, whenever RMgX is prepared, there must be anhydrous conditions। क्या होता है एनहाइड्रस? निर्जल कंडीशन, वहां पानी ना हो बिल्कुल। अगर जरा सा पानी आ गया, आपका पूरा गेम खराब। समझ गए? किसी को शुगर बहुत ज्यादा हो रही है, वो दवाई खाता है, और एक दिन गलती से उसने मीठा खा लिया, तो सारी तबीयत बर्बाद हो जाएगी, सारी मेहनत खराब हो जाएगी। डॉक्टर कितनी बार कहते नहीं, ये दवाई रोज खानी है, अगर एक दिन भी गायब नहीं ली ना, तो सारा कोर्स दोबारा से करना पड़ता है। वही बात यहाँ पर, आर वाला पार्ट H प्लस को लेके बैठ जाएगा और रिएक्शन खराब होगी। ठीक है? आया कुछ समझ? इस तरह के सवाल कॉम्पिटिशन, देखो इस तरह की चीजें आती हैं। और सिर्फ यहाँ पानी ना हो, और क्या नहीं होना चाहिए? अल्कोहल भी नहीं होना चाहिए, एसिड भी नहीं होना चाहिए, फिनॉल भी नहीं होना चाहिए, 1 डिग्री अमाइन भी ना हो, 2 डिग्री अमाइन भी ना हो, कोई भी ऐसा कंपाउंड हो जिसके पास क्या है? एक्टिव एच। शाबाश, क्या नाम है आपका? मिस्टर कबीर, बहुत बढ़िया। जैसे ही वहां एक्टिव एच दिखाई देगा, वो आर वाला पार्ट उसको लेने पहुंच जाएगा, और आपकी सारी रिएक्शन बर्बाद हो जाएगी। आगे बात समझ? तो इस तरह से पढ़ना होता है। मैं भी इतना करा सकता हूँ। ठीक है, बाकी अब नेक्स्ट टाइम देखते हैं।